पिछले महीने थिएटर्स में एक मूवी रिलीज हुई ओपेनहाइमर, जो अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर की ज़िंदगी पे बेस्ड है। रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर दुनिया के पहले परमाणु वैज्ञानिक थे। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव सिंह है और आज का हमारा टॉपिक है परमाणु हथियारों का विकास। कैसे और किन परिस्थितियों में इसका विकास हुआ, ये पहली बार कब यूज हुआ और भारत की इन सब चीज़ों में क्या स्थिति है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि परमाणु बम होता क्या है। परमाणु हथियार एक ऐसा उपकरण है जिसे परमाणु विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन या परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन या दोनों प्रक्रियाओं के संयोजन के परिणाम स्वरूप विस्फोटक तरीके से ऊर्जा पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। विखंडन यानी कि फिजन हथियारों को आमतौर पर परमाणु बम कहा जाता है और फ्यूजन हथियारों को न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। तो समझते हैं कि फिजन प्रोसेस क्या होता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम पर न्यूट्रॉन द्वारा जब बमबारी की जाती है तो इसके कुछ आइसोटोप्स हल्के तत्वों के परमाणुओं में विभाजित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है, यानी कि यूरेनियम और प्लूटोनियम का टूट के विघटित होना। 1 किलो यूरेनियम या प्लूटोनियम का पूर्ण विखंडन लगभग 17.5 किलोटन टीएनटी के बराबर विस्फोटक ऊर्जा पैदा करता है। अब टीएनटी क्या होता है? टीएनटी एक तरह का विस्फोटक पदार्थ होता है जिसे हमने न्यूज़ में सुना होगा कि आतंकवादियों को मारने के बाद कहीं से कुछ विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं और वो विस्फोटक पदार्थों को टीएनटी बोला जाता है। ये आरडीएक्स या टीएनटी इस तरह के विस्फोटक पदार्थ होते हैं। अगला है फ्यूजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन एक भारी परमाणु को बनाने के लिए 2 परमाणुओं की न्यूक्लियाई का जुड़ना होता है। अत्यधिक उच्च तापमान पर लगभग करोड़ों डिग्री की सीमा में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के न्यूक्लियाई आसानी से मिलकर भारी तत्व बनाते हैं और इस प्रक्रिया में काफ़ी ऊर्जा छोड़ते हैं। इसे हाइड्रोजन बम कहा जाता है। अब समझते हैं परमाणु बम का आविष्कार हुआ कैसे। पहला परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम के कार्यक्रम के तहत लास अलामोस, न्यू मैक्सिको में बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच में लड़ा गया। 25 नवंबर 1942 को लास एलामोस को मुख्य परमाणु बम वैज्ञानिक प्रयोगशाला के स्थल के रूप में मंजूरी दी गई। ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली आर ग्रोव्स और भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परियोजना के लिए नियुक्त किया गया और इस प्रोजेक्ट को कोड वाई नाम दिया गया। प्लूटोनियम का उपयोग करते हुए एक बम का 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क, जो एक रेगिस्तान है, से 193 किलोमीटर दक्षिण में एक साइट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आइए कुछ फैक्ट जानते हैं वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में कि उनकी ज़िंदगी कैसे रही, क्या पढ़ाई करी और उन्होंने कैसे क्या काम किया। 1904 में न्यूयॉर्क के एक संपन्न परिवार में जन्मे ओपेनहाइमर ने 1925 में हार्वर्ड से केमिस्ट्री में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 साल बाद उन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी यानी कि थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए दुनिया के अग्रणी संस्थानों में से एक जर्मनी के गोटिंगेन विश्वविद्यालय में फिजिक्स में पीएचडी पूरी की। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ओपेनहाइमर ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम किया। उनका शोध मुख्यतः सैद्धांतिक खगोल विज्ञान यानी कि थियोरेटिकल एस्ट्रोनॉमी, परमाणु भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी पर केंद्रित था। जर्मनी और सोवियत रूस द्वारा यानी कि तब का रसिया द्वारा पोलैंड पर हमला करने के 2 साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। ओपेनहाइमर को कुख्यात मैनहट्टन परियोजना पर काम करने के लिए भर्ती किया गया। 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी कोड नाम का परमाणु परीक्षण हुआ। पहला परमाणु बम सुबह लगभग 5:29 पर जोरनाडा डेल मुर्टो रेगिस्तान में विस्फोट किया गया। वहां पे उपस्थित ऑब्जर्वर्स ने उस समय की स्थिति के बारे में कुछ इस तरह से लिखा। बम की चमक इतनी तेज थी कि इसने 10,000 गज दूर खड़े ऑब्जर्वर्स को अस्थायी रूप से अंधा कर दिया। बम की गर्मी इतनी तीव्र थी, इसने स्टील टावर को एवोपरेट कर दिया, 5 फीट गहरा और लगभग 30 फीट चौड़ा गड्ढा बना दिया और उस एरिया की रेत लगभग पिघल सी गई। इसने चारों तरफ ट्रिनिटाइट नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसका एक हरे रंग का ग्लास सा बना दिया। विस्फोट को देखने के बाद ओपेनहाइमर ने भगवत गीता की एक प्रसिद्ध पंक्ति को रिसाइट किया और पंक्ति का सार कुछ इस तरह से था, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ यानी कि दुनिया का विनाशक। ये पूरी तरह से भगवत गीता से संबंधित तो नहीं है, लेकिन मोटा मोटा इसका मतलब यही है। इसे आप भगवत गीता के चैप्टर 11 के वर्ष 32 में पढ़ सकते हैं।
ओपेनहाइमर ने बाद में उस स्थिति को याद करते हुए बोला कि वहाँ पे उपस्थित कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए और अधिकांश लोग चुप थे। वो निश्चित रूप से जानता था कि इसके बाद अब दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। युद्ध में जर्मनी के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि नाजियों ने 8 मई को ही समर्पण कर दिया था। इसके बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जर्मनी के सहयोगी जापान के खिलाफ बम का इस्तेमाल करने का फैसला लिया और अगस्त 1945 में जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। इसके तुरंत ही बाद ओपेनहाइमर ने अमेरिकी युद्ध सचिव हेनरी स्टिम्सन से परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, क्योंकि ओपेनहाइमर को कहीं न कहीं अंदाजा हो चुका था कि परमाणु हथियार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और विध्वंसक हैं। ट्रूमैन से बात करते हुए ओपेनहाइमर ने काफ़ी भावनात्मक बातें की और बोला कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके हाथों पे खून लगा हुआ है। लेकिन ट्रूमैन ने ओपेनहाइमर की इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया और ये जवाब दिया कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल की जिम्मेदारी कमांडर इन चीफ यानी कि स्वयं ट्रूमैन की है। युद्ध के बाद के वर्षों में ओपेनहाइमर प्रिंसटन, न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में शामिल हुए। उन्होंने व्यापक रूप से पढ़ाई की, उन्होंने कला और धर्म ग्रंथों का संग्रह किया, कई तरह की भाषाएं सीखी। उन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से मानवता की गहरी समझ हासिल करने में सफलता हासिल की। उन्होंने विज्ञान और मानविकी के बीच उद्देश्य की एकता के लिए तर्क दिया, यानी कि साइंस और ह्यूमैनिटी के बीच। ओपेनहाइमर के संरक्षण ने अन्य वैज्ञानिकों को उनके शोध में समर्थन और प्रोत्साहन दिया, लेकिन उनकी मुख्य चिंता पूरे दुनिया में परमाणु हथियार का बढ़ता हुआ रैट रेस था। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की वकालत की जो कि परमाणु ऊर्जा के विकास और उसके उपयोग को नियंत्रित करे। 18 फरवरी 1967 को 62 वर्ष की आयु में ओपेनहाइमर की मृत्यु हो गई और ओपेनहाइमर को दुनिया 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी के रूप में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद याद रखेगी। अब बात करते हैं परमाणु बम पहली बार कब और किन परिस्थितियों में यूज किया गया और उसके कितने विध्वंसक परिणाम रहे। जैसे कि मैंने पहले बताया, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच में लड़ा गया और पहले परमाणु बम को अमेरिका पहले जर्मनी पर यूज करना चाहता था, लेकिन जर्मनी के सरेंडर के बाद उनके पास दूसरा ऑप्शन जापान था। तो पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया। युद्ध में शामिल परमाणु बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। इस विस्फोट में लगभग 15,000 टन से अधिक टीएनटी की ताकत थी, जिसने पूरी तरह से इसके केंद्र के लगभग 11.4 वर्ग किलोमीटर को तबाह कर दिया। 3,43,000 हिरोशिमा की उस समय पर जनसंख्या थी, जिसमें 70,000 लोग तुरंत मारे गए और साल के अंत तक मरने वालों की संख्या लगभग 1 लाख हो गई। शहर की लगभग 67% इंफ्रास्ट्रक्चर या तो नष्ट हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया। विस्फोट किया जाने वाला अगला परमाणु बम प्लूटोनियम प्रकार का था। इसे 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया, जिसने 21,000 टन टीएनटी के बराबर विस्फोट किया। नागासाकी के इलाके आकार में छोटे थे, इसलिए जीवन और संपत्ति का नुकसान उतना नहीं हुआ जितना हिरोशिमा में हुआ था, लेकिन फिर भी 39,000 लोग मारे गए और लगभग 25,000 लोग घायल हुए। शहर की लगभग 40% संरचनाएं नष्ट हो गई या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अगले ही दिन जापानियों ने सरेंडर की वार्ता शुरू कर दी। अब जानते हैं कि प्रेजेंट में दुनिया के किन देशों के पास परमाणु बम है और कितनी मात्रा में है। इस समय रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है, जिसकी संख्या है 6,255। अमेरिका के पास 5,550, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, यूनाइटेड किंगडम यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास 165 और भारत के पास 156 परमाणु हथियार है। इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार है, लेकिन कभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। सेम तरह से उत्तर कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु हथियार होने की आशंका है। लेकिन अगर बात करें कोल्ड वार के समय की, यानी शीत युद्ध के समय की, तो उस दौरान सोवियत संघ के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार थे। 1988 में सोवियत भंडार लगभग 33,000 ऑपरेशनल वारहेड के साथ टॉप पर था। इसके अतिरिक्त
इन्वेंट्री में उनके पास पहले से 10,000 वॉरहेड रखे हुए थे। 1966 में अमेरिका के पास परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 32,000 तक पहुंच गई थी। सवाल ये है कि जब 60, 70, 80 के दशक में इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स रसिया और यूएस के पास थे, तो अभी के समय में ये 6,000 और 5,000 पर कैसे आ गए? तो इसका जवाब है नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि NPT, परमाणु हथियारों का अप्रसार। यह एक समझौता है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना है और इनका निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है। 1970 के बाद से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सहित 191 देशों ने NPT में शामिल होने की घोषणा की। इन 5 देशों को परमाणु हथियार संपन्न देश कहा जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं और इन्हें परमाणु हथियार रखने की अनुमति भी है, क्योंकि इन्होंने 1 जनवरी 1967 की संधि लागू होने से पहले परमाणु विस्फोटक उपकरण का परीक्षण या निर्माण कर लिया था। भले ही इन देशों के पास परमाणु हथियार है, लेकिन समझौते के तहत इन्हें इनकी संख्या को लगातार कम करते रहना होगा और इन्हें ये हमेशा अपने पास नहीं रख सकते हैं। इजराइल, जिसने कभी भी अपने परमाणु हथियार के अस्तित्व की पुष्टि नहीं की, भारत और पाकिस्तान और उत्तर कोरिया कभी भी NPT में शामिल नहीं हुए। उत्तर कोरिया पहले शामिल हुआ था, लेकिन 2003 में ये इससे अलग हो गया। अब बात करते हैं इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स सबसे पहले कब बनाया। अगस्त 1947 में भारत का विभाजन होता है। भौतिकी विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों का एक समूह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को परमाणु ऊर्जा के विकास में निवेश करने के लिए राजी करता है। बाद में 1948 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम ने परमाणु ऊर्जा और उससे जुड़े उद्देश्यों के विकास और नियंत्रण को प्रदान करने के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का निर्माण किया गया। लेकिन सीरियस डेवलपमेंट 1954 के बाद शुरू हुआ, जब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC का निर्माण शुरू हुआ। अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के बीच हिमालय सीमा को लेकर युद्ध छिड़ा। भारत ने सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से युद्ध में शामिल होने की अपील की, लेकिन दोनों महाशक्तियों ने उस समय क्यूबा में चल रहे मिसाइल संकट का हवाला देते हुए युद्ध से पीछे हट गए। 1 महीने तक चला भारत चीन युद्ध चीन की जीत और भारत के अपमान के साथ समाप्त हुआ। आगे बढ़ने से पहले ब्रीफली जान लेते हैं कि क्यूबा में मिसाइल संकट से क्या मतलब था। क्यूबा एक वामपंथी देश है, जैसे कि रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, और क्यूबा एक तरह से अमेरिका का पड़ोसी भी है, यानी कि अमेरिका और क्यूबा की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस समय पर शीत युद्ध के दौरान रसिया ने क्यूबा में मिसाइल्स लगाए हुए थे, जिससे वो अमेरिका के ऊपर जब चाहें तब हमला कर सके, जैसा कि अमेरिका अभी करना चाह रहा है, यूक्रेन को नेटो में शामिल करके और यूक्रेन के बॉर्डर्स पे अपनी मिसाइल लगाकर रसिया को चोक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1964 में चीन ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया, जिसने कुछ भारतीय अधिकारियों का इस तरफ ध्यान आकर्षित किया। होमी जहांगीर भाभा ने एक भाषण में तर्क देते हुए भारत सरकार से परमाणु बम कार्यक्रम को मंजूरी देने का आग्रह किया और तर्क कुछ इस तरह से था कि अगर परमाणु हथियार व्यापक संख्या में हमारे पास होंगे तो एक कोई मजबूत देश हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है, जैसे कि भारत भी ना चाहते हुए आज के समय में पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु स्टेट है। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं और वो भी परमाणु बम के विकास के विरोध में थे, लेकिन होमी जहांगीर भाभा ने उनको आश्वस्त किया कि भारत इंजीनियरिंग जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु हथियार का उपयोग कर रहा है। भाभा के अनुसार भारत परमाणु हथियार नहीं बल्कि शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट यानी कि PNE का विकास कर रहा है। वर्ष 1966 में भारतीय परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। जनवरी में प्रधानमंत्री शास्त्री की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई ताशकंद में, और इंदिरा गांधी ने उनकी जगह ली, जो परमाणु हथियारों की प्रबल समर्थक थी। लेकिन 2 सप्ताह से भी कम समय में होमी जहांगीर भाभा की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जो आज तक एक रहस्य है। भौतिक विज्ञानी राजा रमन्ना, जिन्होंने 1964 में भाभा के अधीन काम किया था, को बार्क का नया प्रमुख घोषित कर दिया जाता है और वो भारत के पहले परमाणु उपकरण के प्रमुख डिजाइनर थे।
सितंबर 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परमाणु अनुसंधान केंद्र का दौरा किया और इसके बाद परमाणु परीक्षण की मंजूरी दे दी। रमन्ना ने लगभग 75 वैज्ञानिकों की बार्क टीम का नेतृत्व किया, जिन्होंने प्लूटोनियम विस्फोट उपकरण का डिजाइन और निर्माण किया। परीक्षण की तैयारियों को यथासंभव गुप्त रखा गया। भारतीय सेना ने नई दिल्ली से लगभग 300 मील दक्षिण पश्चिम में पोखरण परीक्षण स्थल पर 330 फीट नीचे एक परीक्षण शाफ्ट खोदा। 18 मई 1974 को 3000 पाउंड का उपकरण लगभग 8 किलो TNT के बराबर बल के साथ विस्फोट हुआ। रमन्ना ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कोडित संदेश के माध्यम से सफल परीक्षण की सूचना दी और कोडित संदेश कुछ इस तरह से था: बुद्धा मुस्करा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस परीक्षण को पोखरण 1 के रूप में जाना जाता है। आइए घटनाक्रम के हिसाब से भारत में परमाणु परीक्षणों का क्या कार्यक्रम हुआ इसको समझते हैं। पहला परमाणु कार्यक्रम आरंभ तिथि 1967, पहला परमाणु हथियार परीक्षण 18 मई 1974, पहला फ्यूजन हथियार परीक्षण 11 मई 1998 यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।